बाकी है, हिंदी के हो गए। हाँ, हिंदी के उपसर्ग में पढ़ाऊंगी, उसके बाद जो एक्सरसाइज है हिंदी वाली वो कंप्लीट कराऊंगी, ठीक है। मैम इन अटेंडेंस आपने अपेक्षा का नाम नहीं लिया। लिया फिरांगी उसका नाम मैम ने। नाम लेने वाले की गलती नहीं है, नाम सुनने वाले की गलती है कि आपका नाम एक बार की जगह 2 बार रिपीट किया जाता है और आप बराबर मैसेज कर रहे हो मुझे, और मैं उसमें भी आपका नाम बोला कि अनुष्का राणा क्यों मैसेज कर रही है। हिंदी के उपसर्ग, सबसे पहले हमने आ पढ़ा था, आ अभाव, जैसे स्पष्ट का आ स्पष्ट, चल और अचल। चल होता है एक संपत्ति जो चल संपत्ति होती है, और अचल यानी जो अचल संपत्ति होती है। तो चल और अचल के बारे में जानते हो आप लोग? मतलब बोलो, क्या जानते हो चल और अचल? मैम चल चल सकता है और नहीं अचल बेटा, नहीं चल चल मतलब अरे चल चल सकता है और जो नहीं चल सकता वो अचल हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। संपत्ति यानी जो हमारा धन होता है, जो उसको संपत्ति बोलेंगे ना, चाहे वो धन हमारा घर हो, चाहे हमारा पैसा हो, चाहे हमारे जेवर हो, जो भी हो, वो सारी हमारी संपत्ति है। तो चल संपत्ति वो संपत्ति होती है जो एक समय के बाद जो है नष्ट हो जाती है। लिखना है, और लिखना है। किसने बोला लिखना है? मैम नहीं लिखना है ना। तो हम अभी आप ये बताओ, आप चल और अचल के बारे में कुछ समझते हो? अगर मैं मीनिंग ना बताऊं तो आप हमेशा सेम रहने वाले हो, जैसे स्थिति आपकी आज है, तो अगर किसी भी वर्ड का मीनिंग नहीं समझाऊंगी तो जो स्थिति आज 7th क्लास में, वही स्थिति 9th 10th में भी होगी, क्योंकि आपने उस शब्द को समझा ही नहीं है। हर बात लिखने की नहीं होती, समझने की भी होती है। चल का मतलब होता है जो चीजें थोड़े समय के लिए रहें, जो संपत्ति। चल और अचल दो तरह से प्रयोग किया जाता है। चल का मतलब थोड़े समय के लिए, अचल मतलब हमेशा रहने वाली संपत्ति, वो अचल संपत्ति होती है। जैसे अगर आपके पास अभी पैसे हैं, वो आपका चल संपत्ति है। मकान है, खेत है, ये आपकी अचल संपत्ति है जो जल्दी जो नष्ट नहीं होगी। तो चल में अगर आ लगा देंगे तो अचल हो जाएगा। टल, टल में आ लगाया तो अटल हो गया, यानी जो टल यानी किसी बात को टाल देना, लेकिन जब उसमें आ लग जाएगा तो अटल यानी जो बिल्कुल टालने जैसा नहीं है, जिसको टाला नहीं जा सकता, वो अटल है अपनी जगह पे। छू, छूतः और फिर अछू, यानी छूता या जिसको हम छू सकते हैं, जिसके साथ खा सकते हैं, और अछूत यानी जिसके साथ हम नहीं बैठ सकते, वो अछूत होता है, दूर रहते हैं जिससे। वो आ लगा के शब्द परिवर्तन हो गया, आ उपसर्ग है, और आ का मतलब अभाव, अध अध का मतलब आधा। ये सारा तो मैंने कल आप लोगों को इतना तो पढ़ा ही दिया था। फिर उसके बाद आता है निर। निर का मतलब होता है नहीं रह, जैसे निपट, निर्पूती, निठल्ली। निठल्ली का मतलब क्या होता है? निकम्मा, जो काम से रहत है। निठल्ला, जो काम ना करता हो। हत्ता, निहत्ता, जिसके पास कोई हथियार ना हो, जैसे कहीं लड़ाई हो गई और अचानक बहुत ज्यादा मार धाड़ हो रही है और वहां पर कोई व्यक्ति कुछ लेकर नहीं गया है, उसको कहेंगे निहत्ते। ऐसा शब्द यूज करते हुए लोगों को सुना है? निडर, एक डर होता है और एक निडर होता है, यानी जिसके लिए डर ना लगता हो, जो डर से रहे। तो कम्मा यानी काम करने वाला,
और नी लगा दो तो निकम्मा हो जाएगा। ये शब्द तो बहुत सुना होगा कि घर में निकम्मे हो, Yes. है ना। Yes. मैं तो बहुत रोज मम्मी निकम्मा यानी बोलती जो, है। ये निकम्मा कोई गाली नहीं है। निकम्मा का मतलब है जो काम ना करता हो, वो निकम्मा है। कामचोर, कामचोर कोई गाली नहीं है। जो काम से जी चुराता हो वो कामचोर है। अब जो बच्चे अपना काम कंप्लीट करके क्लासरूम में नहीं डाल रहे हैं वो कामचोर है, क्योंकि वो काम करना नहीं चाहते हैं। उसको हम गलत शब्द में यूज नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि मैडम ने गलत शब्द यूज किया या मैडम अपशब्द यूज कर रही है, नहीं। निकम्मा जो काम ना करने वाला हो वो निकम्मा हुआ। जो काम से जी चुराता है वो कामचोर हुआ। ठीक है। अब जैसे आता है पर, यानी दूसरा, दूसरी पीढ़ी। जैसे हमारे दादा होते हैं, तो दादा के बाद पापा के दादा होंगे, तो वो हमारे कौन हो जाएंगे? परदादा, है ना। परदादा। हाँ, हमारी मम्मी, फिर हमारी मम्मी की मम्मी, वो हमारी नानी है। और हमारी अ, नानी की माँ, तो वो हमारी कौन हो जाएंगी? बड़ी नानी। बड़ी नानी। बड़ी नानी, परनानी, है ना। Yes. परनानी बोलेंगे ना, क्यों? क्योंकि दूसरे की नानी है वो। पर यानी दूसरा, परदादा यानी दूसरा। हमारे पापा के दादा तो हमारे को परदादा हुए, क्योंकि दूसरा, दूसरा कौन? हमारे पापा और उनके दादा, इसलिए हम उनको परदादा बोलते हैं। ऐसा नहीं है वो पड़ोसी के दादा इसलिए हम उनको परदादा बोलते हैं, बल्कि वो दो 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 पीढ़ी आगे है इसलिए उनको परदादा बोला जाता है, परदादी बोला जाता है, परनानी बोला जाता है। ठीक है। अब Yes, ma'am. देखो, परोपकार, उपकार एक शब्द होता है, पर प्लस उपकार, यानी दूसरे पर किया गया उपकार परोपकार है। दूसरों के लिए जीने वाले, जैसे नदी है, पेड़ हैं, ये सब हम पे परोपकार कर रहे हैं, ये दूसरों के लिए जीते हैं। नदी कभी अपना जल पीती है, नदी कभी बहना बंद No, करती है। ma'am. सोचो अगर नदी बहना बंद कर दे तो क्या हाल होगा? वो कहेगी मुझे भी नहीं काम करना है, जाने दो। तो क्या होगा? पानी मिलेगा? No, ma'am. ठहरा हुआ नो तो मैम, जल, नहीं मिलेगा। ठहरा हुआ तो पानी भी खराब हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि व्यक्ति को हर समय काम करते रहना चाहिए, क्योंकि काम करने से हमारा शरीर अच्छा रहता है, हम स्वस्थ रहते हैं। तो जब प्रकृति लगातार काम कर रही है तो हम क्यों नहीं, है ना। तो जो परमानी दूसरों के लिए जी रहे हैं उसको परोपकार कहते हैं। रहत, बिन यानी रहत, बिन बुलाया, बिन बोया, बिन पानी, बिन पूत, बिन बिहाई। बिन बुलाया यानी किसी ने हमको नहीं बुलाया और हम वहां पहुंच गए, तो कहते हैं बिन बुलाए आ गए, यानी बुलाया तो नहीं था लेकिन बिन बुलाए आ गए। बिन बोया, आपने कभी कभी आपने देखा होगा, कभी हम पौधा नहीं भी लगाते हैं लेकिन फिर भी मतलब जहाँ बगीचा है कुछ भी है तो वहां पे पौधे खुद निकल आते हैं, तो हम कहते हैं अरे वाह, ये तो हमने लगाया ही नहीं था, निकल आया है, यानी बिन बोया। ऐसा भी होता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि कहीं पपीते का पेड़ निकल आया है, कहीं टमाटर का पेड़ निकल आया है, तो वो बिन बोई चीजें निकल आती हैं। तो बिन बोया, बिन पानी, अगर पानी नहीं है तो हम कहेंगे कि मैं तो बिन पानी रही हूँ 1 घंटे, यानी पानी से रहित। बिन पूत, जिसके बेटा ना हो, बिन पूत। बिन ब्याही, कुंवारे व्यक्ति जिसकी शादी ना हुई हो। बिन ब्याया, जेंट्स भी हो सकता है, बिन ब्याही लड़की भी हो सकती है। यानी रहित होना किसी भी चीज से, चाहे वो शादी से, चाहे वो बेटे से, चाहे वो पानी से, चाहे वो किसी पौधा बोए से, कोई भी चीज हो जिससे, जिसके बगैर। बिन खाया, बिन खाया, आज मेरा तो बिन खाया दिन चला गया। तो बिन खाया मतलब बिना खाया हुआ। बिना खाया हुआ, है ना।
अब आता है भर, भरा हुआ, जैसे भर सक, भर पेट, भरपूर, भरमार। अरे हमारे पास तो धन भरमार है, यानी एकदम कोई कमी नहीं है। अरे नहीं नहीं, मैं खाना नहीं खाऊंगी, मेरा तो भर भरा पेट है, भर पेट है। अगर हमारे यहाँ कोई आता है तो हम उसको क्या बोलते हैं कि भाई पेट भर के खाना खाना, शर्माना नहीं। भरपूर, किसी चीज से पूर्ण होना, मतलब बहुत अधिक मात्रा में चीज होना। भरा हुआ घर, उसको भरपूर बोलेंगे। सु का मतलब सुंदर भी होता है, सु का मतलब सेहत होता है, सु का मतलब अच्छा होता है। सुकुशल, आपने सुना होगा ना कि आप लोग कैसे हैं। सुकुशल, कुशल मतलब अच्छा, सु मीन्स बहुत अच्छे से, सा कुशल बहुत अच्छे से हैं। साजिल, सुनाम, जब हम किसी से ये नहीं को कहते हैं कि आपका नाम क्या है, अचानक मिलते हैं तो हम उससे पूछते हैं कि आपका शुभ नाम क्या है, आपका सुनाम सुंदर क्या है। नाम। हाँ, यानी आपका सही अच्छा नाम क्या है। अब बेचारे का नाम वैसे तो घनश्याम हो और घर पे उसको सब बिल्लू बिल्लू कहते हो, है तो सोचो बिल्लू और घनश्याम में कितना फर्क है। तो हम उससे ये नहीं कहेंगे कि आपका नाम क्या है, हम उससे कहेंगे कि आपका सुनाम क्या है, यानी अच्छा नाम। तो वो कहेगा कि हमारा नाम घनश्याम। हमको, अरे हम तो आपको बिल्लू नाम से ही जानते थे, कि नहीं नहीं मेरा शुभ नाम तो घनश्याम ही है, बिल्लू नहीं है। बिल्लू तो हमारा जैसे निक नेम है, तो बिल्लू तो हमको सब प्यार से कहते हैं, वैसे तो हमारा घनश्याम ही नाम है। तो ठीक है। फिर आता है सपूत, जो अच्छा बेटा हो वो सपूत, जो बुरा बेटा हो वो कुपूत, वो कपूत, है ना। वास, वास का मतलब होता है स्थान, जहां पर हम रहते हो। सुवास, जहां पर हम हर किसी को अपना घर अच्छा लगता है। वो बात दूसरी है कि अगर किसी का मन चलायमान है तो पड़ोसी का घर बहुत पसंद आ रहा हो। और वैसे भी जैसे हम कोई नई चीज देखते हैं तो हमें अच्छी लगती है, लेकिन वैसे अपना घर ही अच्छा लगता है हर किसी को। सुवास, सुगंध, सुगंध यानी अच्छी गंध। अब इसी में कु लगा हो कुगंध। तो गलत हो जाएगा ना, तू लगना चाहिए, तू लगना चाहिए तो दुर्गंध हो जाएगा। जब हमें बहुत अच्छी, हमारे पड़ोस में कोई अच्छे से सेंट वेंट लगाए के जाता है, अचानक हमारी कोई खिड़की विड़की खुली हो तो हम कहते हैं अरे वाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है ना, सुगंध आ रही है। इसी यस बीच में मैम। अगर कहीं गंदा है और यस हमारे घर तक बदबू आ रही तो हम कहते हैं कहाँ से दुर्गंध आ रही है। तो अच्छा और बुरा दोनों ही चीजें उपसर्ग में आ रही हैं। अच्छा और बुरा उपसर्ग वाले शब्द विलोम में भी प्रयोग होते हैं। भाई जहाँ सुगंध है उसका अपोजिट दुर्गंध हो जाएगा, तो उनको विलोम में भी हम प्रयोग करेंगे और उपसर्ग में भी प्रयोग करेंगे, है ना। यस मैम। अब देखो आपकी एक्सरसाइज आती है जिसमें उपसर्ग एवं मूल शब्द को जोड़कर नए शब्द बनाइए। इसमें सिर्फ आपको प्लस हटाना है और सेम शब्द है, तो इनको आप खुद ही कर सकते हैं। आ प्लस पलक, आ पलक, चौ प्लस पाया, चौपाया। चौपाया कौन बताए थे मैंने। जिसके न 4 पैर हो। हाँ तो 4 पैर किसके होते हैं, 4 गाय, पैर। गाय, कुत्ता। बेटा अब देखो, अब हम एक मिनट, हम पूरे प्राणी जगत के नाम लेंगे, उससे अच्छी हम ये बोलें कि जानवर जितने भी होते हैं वो चौपाया होते हैं, 4 पैर वाले होते हैं, है ना। हम ऐसा बोलेंगे कुत्ता है, बिल्ली है, बंदर है, ऐसा हम नाम बोलने की हमको आवश्यकता ही नहीं है। चौपाया यानी 4 पैरों वाले जानवर जो हैं वो सभी 4 पैर वाले होते हैं। पक्षी 4 पैर वाले नहीं होते, यानी जानवर जो होते हैं वो सभी 4 पैर वाले
होते हैं। अध कचरा, इसमें से प्लस निकाल देंगे, अध कचरा हो जाएगा। नी में से प्लस निकालेंगे, नी पट हो जाएगा। अनबूझ, इसमें से प्लस निकाल के अनबूझ कर देंगे। दुर प्लस तलना, तो क्या हो जाएगा? मैम दू तल्ला, दुतल्ला, दुतल्ला। दुतल्ला, दुतल्ला दुतल्ला किसे कहते हैं? दुतल्ला किसे कहते हैं? बोलो। मैम नहीं पता, ऐसा शब्द बोलते हुए किसी को सुना है या नहीं सुना है? नहीं मैम सुना। आज तक तो नहीं दुतल्ला, सुना। दुतल्ला का मतलब नहीं सुना है। जैसे नहीं जो, सुना है मैम। हाँ, दुतल्ला का मतलब होता है जो दो पर की बातें करता हो, यानी दो साइड की बातें करता हो, उसको कहते हैं तो दुपल्ला है। यानी दोनों दोनों पार्टी में की बातें करता है, कभी उधर चला जाता है, कभी उधर चला जाता है। जिसको आप लोग गुजराती में कहते हैं ना चापली है, चापली, वही दुपल्ला होता है। फिर आता है उन प्लस 60, यानी एक कम, 68, 59, है ना। फिर आता है बिन पानी, यानी जैसे बिन खाना, बिन पानी, बिन ब्याही, तो इसमें से प्लस निकल जाएगा, बिन पानी हो जाएगा। परदादा, दूसरों के दादा, दूसरों के यानी पड़ोसियों के दादा नहीं, हमारे पापा के दादा, परदादा। भरपेट, यानी इसमें से प्लस निकाल देंगे, भरपेट हो जाएगा। फिर आएगा अवगुण, तो अवगुण को हम क्या करेंगे? प्लस प्लस अवगुण हो जाएगा। इसको चेंज करना है बेटा, यहाँ पे अ का अब हो जाएगा और अवगुण हो जाएगा, ठीक है। और कु प्लस मती, तो क्या हो जाएगा? कुमति। कुमति। तो हमारी कुमति भगवान हमको दे या सुमति दे? मैम सुमति। हाँ, कुमति नहीं, सुमति होनी चाहिए। निम्नलिखित का सही विकल्प चुनकर लिखिए। कु प्लस लक्षणी से बना शब्द है, क्या है? बोलो, कौन सा शब्द सही है? मैम गो। खो वाला। प्लस क्षणी, घा वाला सही है, कुलक्षणी, यस कुलक्षणी। मैम। फिर है नी प्लस डर, तो क्या हो जाएगा? एक मिनट बेटा, नीडर। एक मैम मिनट। घा वाला। हाँ, एक मिनट। हाँ हाँ, नी प्लस डर, तो गा वाला निडर, यानी जो डर से रहित है। उन प्लस सट से बना हुआ शब्द, 59 क वाला। हाँ, वाला। गा वाला जिसमें एक कम हो, 59। फिर आता है क्या नंबर अन 59? प्लस मोल, लास्ट अन- वाला। लास्ट वाला थर्ड नंबर का लास्ट वाला था। अनमोल। हाँ, अनमोल घा नंबर पे है ना, उसको सही कहेंगे अनमोल, जिसका कोई मूल्य ना हो, वही वस्तु अनमोल होती है। उन प्लस 77, मैम फर्स्ट वाला। मैम उन- खा वाला। खा वाला। उन खा प्लस- खा। कौन सा आएगा बेटा? खरगोश वाला खा। मैम खरगोश वाला खा। खरगोश वाला खा नहीं, मैम हाँ, मैम। वाला। मैम का वाला फर्स्ट नंबर। 69 बेटा, 69। मैम सेकंड। घा वाला जो है मैम ना, 70 नहीं 78 आएगा। अरे उन प्लस 77, 69, तो जो लास्ट घा वाला है ना वो सही है। मैम 72 वाला।
हो घा से घर वाले घा वाला जो है वो सही है। यस मैम 69। ठीक। उससे पहले हम सही देखने के लिए अपनी बुक में भी दे सकते हैं, हमारे पास दिए गए हैं यहाँ पे उदाहरण भी। तो अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो उस उदाहरण में भी देख सकते हैं कि सही है या गलत है। ठीक है, ओके मैम। अब देखो बच्चों, हमारा आया उर्दू वाले शब्द, उर्दू वाले उपसर्ग जैसे कम, तो हम कहते हैं कम मखर। हीन यानी थोड़ा, कम, कम यानी हीन, थोड़ा उसका मतलब होता है। जैसे हम कहते हैं कम वक्त, कम उम्र, कमजोर, कम अकल, यानी जो कम उम्र का है, थोड़ी उम्र का है, जो कमजोर है, जिसके अंदर शक्ति ना हो, कम अक्ल जिसमें अच्छे से अकल ना हो, थोड़ी अकल हो, वो कम अकल है। ऐसे ही तो हम लोग बोलते हैं ना कि अरे उसकी बात मत करो, वो तो कम अकल है, अरे वो तो नहीं कर पाएगा, वो तो बहुत कमजोर है ना। तो जो सख्ती से, आवाज आ रही है आप लोगों को? यस मैम। अब अगला आता है इसमें खुश, खुश यानी प्रसन्न। जैसे हम कहते हैं ना कि अच्छा खुश नसीब, नसीब तो अपना अपना भाग हो गया, लेकिन हम कहते हैं अरे आप तो बहुत खुश नसीब हो, यानी बहुत ही अच्छा भाग है। खुशबू, खुश मिजाज, खुशहाल, यानी जिसका हाल, जैसे कहते हैं अगर और भाई हाल चाल कैसे हैं, तो हाल चाल तो ठीक है, लेकिन फिर व्यक्ति कह रहे खुशहाल है, तो खुशहाल यानी बहुत ही अधिक प्रसन्नता के साथ व्यक्ति रह रहा है। खुश मिजाज यानी जो बहुत ही ज्यादा कैसा हो, खुश रहने वाला हो, वो खुश मिजाज होता है। मैम आई हैव अ डाउट। हाँ बोलो। मैम ये जो स्टार्टिंग में ग्रामर में जो क्वेश्चन आंसर जैसा आता है वो एग्जाम में आएंगे? बेटा देखो, एग्जाम में आपके लिए ऑब्जेक्टिव टाइप भी क्वेश्चन आएंगे, 15 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव आएंगे, तो 15 में आपकी ग्रामर के जो भी हैं वो भी आपको ऑब्जेक्टिव के हिसाब से भी तैयार करने हैं। और ये मतलब अगर कहीं उपसर्ग जोड़ना आता है या तोड़ना आता है तो इस तरीके से भी आ सकते हैं। जो तरीका आपकी बुक में क्वेश्चनों का दिया गया है उस तरीके से भी आपको आ सकते हैं, तो आपको दोनों तरीके से तैयारी करनी है। मानो मैंने आपके लिए कुछ शब्द दे दिए, जैसे अवतार है, अनुरूप है, पराक्रम है, ऐसे शब्द मैंने आपको दिए, और फिर मैं बोलूं कि बच्चों इसमें से मूल शब्द और प्रत्यय, वो सॉरी उपसर्ग अलग करो, तो आपको समझ आएगा टीचर क्या बोल रही है। यस मैम। क्या समझ आया? यानी मैम उपसर्ग और मूल शब्द अलग करना है, हाँ, तो आप क्या करोगे? जैसे अनु प्लस रूप, अनुरूप। हाँ, तो आपको क्या करना पड़ेगा ये बताओ। उसमें ना जो बीच में प्लस होगा ना उसको हटाने का है। आए? नहीं ना, मैंने प्लस डालना है। मैं आप मेरी बात ही नहीं समझ पाए। जैसे मैंने आपको अनुरूप, अवतार, पराक्रम ये 3 वर्ड दिए, ठीक है, और मैंने बोला कि बच्चों उपसर्ग अलग करो, तो आपको क्या पता है? मैम हमको है ना बीच में प्लस डालने का। अरे नहीं यस बेटा, अब से पहले हमने जो क्वेश्चन नहीं करा था अभ्यास 6.1 वाला, फर्स्ट नंबर पे देखो। यस अच्छा मैम, मैम, जो वैसे ही फर्स्ट तो। लेटर है ना हाँ ऐसे ऊपर, तो ऊपर अलग करने का है। हाँ, तो भाई ध्यान रखना, फिर ऐसा मत बोलना टीचर ने नहीं सिखाया था, तो प्लीज मेहरबानी करके, आपको आता सब होगा लेकिन आप कंफ्यूज मत होना। अगर आता है कि कोई शब्द दिया गया और उसमें बोला गया कि उपसर्ग अलग करो, मूल शब्द अलग करो, तो आपको ये पता है कि उपसर्ग पहले लगते हैं। तो जैसे कि मैंने अभी बताया ना कि मैंने अपमान, अनुरूप ऐसे शब्द दिए, तो आपको पता है
कि अब जो है वो उपसर्ग है और मान मूल शब्द है, उसको अलग कर दिया, उसको अलग करके लिख दिया, सिर्फ कॉमा ही लगाना है। जैसे अभी मैंने कॉमा लगाया कॉमा वैसे ही लगाना है कि उसके ऊपर उनको प्लस में नहीं करना है। करना है कि कॉमा? आप क्या करोगे, जहां पे उपसर्ग है वहां उपसर्ग का हेडिंग डाल के उप लिख दोगे, और जहां मूल शब्द लिखने का है वहां पर मूल शब्द मान हो गया, तो उप प्लस मान। तो आप एक साइड में उपसर्ग लिख दोगे, एक साइड में मूल शब्द लिख दोगे, तो मैं आराम से समझ जाऊंगी कि बच्चों को पता चल रहा है कि ये उपसर्ग है और ये मूल शब्द है, इसलिए उन दोनों को अलग अलग करके उन्होंने लिख दिया। तो मैम मीन्स ऐसा है कि जैसे कि अविकारी शब्द के भेद उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए, वैसे क्वेश्चंस आएंगे? मतलब मैं समझी नहीं। मैम जो स्टार्टिंग में से क्वेश्चन होते हैं जैसे कि अविकारी शब्दों के भेद उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए, विकारी शब्द क्या होते हैं बताइए, वैसे क्वेश्चन आंसर आएंगे ग्रामर के? अविकारी